नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बांग्लादेश जिस तरीके से अराजकता की आगोश में है, उसी तरीके से चूंकि भारत का पड़ोसी है और भारत से उसके बहुत ही पुराने संबंध हैं। वो यूं कि उसके जन्म से लेकर आज तक भारत बांग्लादेश को अपना भाई ही मानता रहा है। लेकिन पिछले 72 घंटे से अधिक समय के दौरान बांग्लादेश में जिस तरीके से भारत विरोध की लहर दिखी, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। सवाल ये है कि वहां पर छात्र आंदोलन के नाम पर और लोकतंत्र के स्थापना के लिए जिस तरीके से कट्टरपंथी ताकतें प्रभावी रूप से भारत के विरोध को आगे बढ़ा रही हैं, उस पर लगाम कसा जाना चाहिए। बहरहाल, इंकलाब मंच का नेता शरीफ उस्मान हादी, जो कि अननोन गनमैन के कारण मारा गया, सिंगापुर से जब उसकी बॉडी लाई गई तो उसमें लाखों की भीड़ थी। भारतीय उच्चायोग को भी आग के हवाले करने की कोशिश की गई। विरोध प्रदर्शन इस तरह रहा कि सेना भी एक तरह से स्टैग्नेंट मोड में आ गई कुछ समय के लिए। हालांकि वहां पर एक बहुत ही अजीब सी शांति है जो आने वाले किसी भी बड़े खतरे का संकेत दे रही है। ऐसे में चूंकि हादी को ढाका यूनिवर्सिटी के उस कब्रगाह के पास ले जाया गया और वहां दफनाया गया जहां वहां के राष्ट्र कवि माने जाते हैं बांग्लादेश के काजी नजरुल इस्लाम, उन्हीं के कब्र के बगल में उसे दफना दिया गया। दफन होने के बाद भी हाजी किस तरीके से, माफ करिएगा, हादी किस तरीके से भारत विरोध का प्रतीक बन गया है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। सवाल है फिर किया क्या जाना चाहिए, भारत को क्या एक्शन लेने चाहिए। इस संदर्भ में मैं कई प्रमुख लोगों से बातचीत कर रहा हूं और इस बातचीत में मेरी ये कोशिश है कि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने पेश कर सकूं उस संवाद के जरिए जिसमें ये स्पष्ट हो सके कि वास्तव में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे पुराने ढर्रे पर वापस आ सके। कर्नल वीरेंद्र शाही सर से आज इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे और हम अपनी सारी वो बातें रखेंगे और कर्नल सर भी अपनी बातें रखेंगे। उन बातों से आप अर्थ निकालिए और एक निष्कर्ष पर पहुंचिए कि वास्तव में बांग्लादेश के साथ व्यवहार क्या किया जाना चाहिए। सर, ऐसा लगता है कि भारत को जो एक्टिव होना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, सैन्य बल के तौर तरीकों से उसे प्रदर्शित करना, ऐसा नहीं कि कोई कार्रवाई करने की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर कहीं कुछ कमी नजर आती है। फिलहाल मैं ऐसा देख पा रहा हूं। आपका इस पर नजरिया क्या है? धन्यवाद दिवाकर जी। ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट सा है साउथ ईस्ट या साउथ एशिया की राजनीति में। अब इस सब को सोचकर एक तो मैं आपको एक ऐसी भनक पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK से आई, इसको हम जो गनमैन, अननोन गनमैन को हम बता रहे हैं हर बार, इस बार ऐसा कुछ सुनने में आ रहा कि इसके डेथ के पीछे पाकिस्तान की ISI का हाथ है और वो यही रिएक्शन चाहते थे जो रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये शख्स भारत के विरोध में ज्यादा बोल रहा था। तो इसको इस तरह से मौत के घाट उतारकर उन्होंने एक ऐसा वहां माहौल पैदा कर दिया कि ये माना जाए कि क्योंकि भारत के अगेंस्ट बोल रहा था इसलिए भारत तो ने मरवा भारत दिया। इसकी मौत के पीछे होना चाहिए। दुर्भाग्य से इसी बात को दबे छुपे कुछ हमारे लोगों ने भी सेकंड किया कि ये विषय अननोन गनमैन हमारे हैं। और एक विचार ये भी आ रहा है कि ये मौके का फायदा उठाकर रोक दिया ISI ने और ब्लेम कर दिया ये हमारी एजेंसीज को या हमारे अननोन गनमैन्स को। बहरहाल ये सच कभी उभर कर नहीं आएगा, पर मैं नहीं समझता हमें खुले तौर पर इस बात को
एक्सेप्ट करने का कोई भी कारण है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि हम कुछ नहीं कर रहे या बहुत कुछ नहीं कर रहे, थोड़ा सा आपसे मैं इस मामले में सहमत नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये सब बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसमें भारत का विरोध तो कहीं नहीं आता था। भारत का विरोध तो मेजर तौर पर तब आना शुरू हुआ जब बांग्लादेशियों को वहां लौटाया जाना पड़ा, और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि 71 के बाद वापस गए ही नहीं। यहाँ सेटल हो गए, शादियां हो गई, बच्चे हो गए, चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, यहाँ के स्कूलों में पढ़ते रहे, यहाँ नौकरियां करते रहे, यहाँ व्यापार करते रहे, यहाँ एक एक दो दो जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए, दो दो तीन तीन मकान बनाते गए, और यहाँ के इलेक्शंस में वोट डालकर हिस्सा लेते रहे, क्योंकि भारत में एक ऐसा बड़ा तबका पॉलिटिशियंस का है जिन्होंने इनको सेटल होने में सहायता की, और इसीलिए सहायता की कि ये उनके इम्पोर्टेड ट्रंकेटेड वोट बैंक बने रहे। अब जब उन लोगों को एसआईआर के तहत पहचाना जा रहा है और उनके देश वापस किया जा रहा है, तो वहां जाकर उनमें एक भारत की सरकार के विरुद्ध बदले की भावना है, जो मैं समझता हूँ कानूनी तो नहीं है, जस्टिफाइड भी नहीं है, पर स्वाभाविक जरूर है। इसको आप सपरिवार 40 साल बाद बसी बसाई उसकी जिंदगी से उखाड़ कर वापस भेज दो, तो स्वाभाविक है उसका क्रोधित होना। और ये मैं समझता हूँ जैसे जैसे ये 5 करोड़ लोग यहाँ हैं और वापस जाएंगे, ये विरोधाभास और बढ़ता जाएगा। ये विरोध बढ़ेगा। सर, मैं यहाँ छोटे छोटे सवाल करूंगा। जी। मतलब 5 करोड़ लोग, आपको लग रहा है कि इस एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही है वो बंगाल या असम में या नॉर्थ ईस्ट तक, जहां तक भी इनका एक्सटेंशन है, वहां से ये पहचान करके ये वहां पर डिपोर्ट कर दिए जाएंगे? आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? वेस्ट में भी है, हाँ बिल्कुल, राजस्थान पूरे में देश भी में है, है। नेपाल बॉर्डर पर भी है, JNK में भी है, और अगर ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स एक्टिव होकर काम किए तो मैं समझता हूँ ये किया जा सकता है। और जहाँ स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करेंगी, मिसाल के तौर पर बंगाल, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा हाथ सख्त करना पड़ेगा। ये आयरन हैंड एंड स्ट्रॉन्ग विल, ये हमें करना ही करना है। मैं वही पूछना चाहता हूं सर, मैं कि ये हो पाएगा? क्योंकि अगर हम करेंगे, जी जी जी, बिल्कुल हो पाएगा, और दृढ़ निश्चय है, मैं समझता हूँ हमारे गृह मंत्री भी, हाँ उन्होंने तो कहा है, अपने रक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री, और तीनों ने ये बात बार बार कही है कि हम इस देश में किसी भी विदेशी को यहाँ वोट डालकर और यहाँ की सरकारों को चलाना, यहाँ के देशवासियों के मकान, इनके देशवासियों का राशन पानी, मेडिकल फैसिलिटी, संसाधन, एजुकेशन फैसिलिटी, खेती, और जितनी भी सब्सिडी मिलती हैं, उन सब का लाभ विदेशियों को छीनने नहीं देंगे। ठीक है, मान लिया कि ये करना है, और आप कहते हैं कि अगर सख्त होंगे तो करना पड़ेगा। सख्त हुए तो देश के इंटरनल सिक्योरिटी पर एक समस्या तो आएगी। मतलब प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गया है, जो बांग्लादेश से विरोध दिख रहा है, वो सब एसआईआर की जो प्रक्रिया भारत में चल रही है उसको देखते हुए किया जा रहा है। सवाल ये है कि बांग्लादेश में यूनुस जब तक हैं, या वहां लोकतंत्र के नाम पर जो फरवरी को चुनाव होना है, जो दिखावा है, इस दिखावे से भारत का क्या फायदा?
एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें कट्टरपंथी ही चुन करके आए और फिर वो लेजिटिमेट तरीके से भारत के विरोध को आगे बढ़ाएं, और जिसमें उनको भारत विरोधी जो देश हैं और वेस्टर्न पावर्स, उन सबका सहयोग मिले। ये तो एक परमानेंट हमारे लिए एक न्यूसेंस या प्रॉब्लम के तौर पर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। दिवाकर जी, हमें उनके लोकतंत्र की चिंता क्यों करनी चाहिए? जी जी, मैं सहमत हूँ। फिर क्या करना मैं चाहिए? समझता हूँ बाढ़ में जाए, लोकतंत्र से जिए, वो डिक्टेटरशिप के लिए जिए, वो जिए या ना जिए। हम्म इस तरह से हमने इतनी कुर्बानियां देकर उनको आजाद कराया, हम्म और जिस तरह से वो नेशन टिपिकली लाइक येट अनदर इस्लामिक नेशन बिहेव कर रहे हैं और शत्रुता दिखा रहे हैं, हम क्यों हमदर्दी कर रहे हैं उनके साथ? मैं समझता हूँ एक टिपिकल हिंदुओं का वहां के हमारी सहानुभूति है, और वहां के हिंदू भी तो अगर सोचा जाए तो बांग्लादेशी हैं, बिल्कुल। भारतीय नहीं है वो। बिल्कुल नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि वो हिंदू है और ऐसी जगह फंसे हैं जो उन्होंने अपनी इच्छा से फैसला किया है। हम्म उन्हें बहुत समझता समय था कि बिल्कुल। 5 करोड़ अगर यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करके आए हम्म तो क्या हिंदू नहीं आ सकते थे? पर उन्होंने अपनी सूझबूझ से वहां रहने का फैसला किया। उनमें से कई व्यापारी भी थे, कई ऐसे थे जिनकी वहां अच्छी प्रॉपर्टीज थी, जी और एक बहुत गरीब तबका था, और कुछ धार्मिक भी रहे होंगे। जी। इन सब का एक मिक्सचर वहां पर स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से फंस गया। दुख की बात है जो उन्हें झेलना पड़ रहा है, पर ऑल सेड एंड डन, एज अ नेशनलिस्ट, मेरी दृष्टि में वो किसी भी जात के हों, बेसिकली वो भारतीय नहीं है। बिल्कुल। भारत से लगाव आजा होता तो 71 से लेकर आज 50 साल से ऊपर हो गया, वो कुछ ना कुछ करते भारत में आने का मतलब प्रयास। आप ये कहना चाह रहे हैं सर, हम बहुत कंसर्न न हो हिंदुओं को लेकर के, बट हमारी। इमोशनली कंसर्न नहीं हो, बिल्कुल। मैं भी सहानुभूति अलग सहमत हूँ। चीज है। हाँ, एक दबाव हम बनाएं, हम एक दबाव बनाएं कि दबाव पॉलिटिकल बना सकते हैं, इकोनॉमिक बना सकते हैं, हम्म, स्ट्रेटेजिकल बना सकते हैं, हम्म, जैसा कि चिटागांव वगैरह में हरकतें हो रही हैं। हम्म, इकोनॉमिकल बना सकते हैं ट्रेड बंद करके, पर एक इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए। सहानुभूति हमारी तो किसी भी दुखी के साथ होती है। हम्म। सर, मेरा सवाल, चूंकि वीडियो लंबा ना हो, मेरा सवाल ये है, क्या वहां पर जो सेना है, जो कमोवेश भारत विरोधी तो नहीं है, मुनीर एंड कंपनी की तरह नहीं है, जो कि 1947 से जो स्थिति है, कोई भी सैन्य प्रशासन भारत के खिलाफ ही जहर उगलता है या उगलवाता है, या आईएसआई, वो भी सेना के ही अधिकारी होते हैं। मेरा ये कहना है कि बांग्लादेश की सेना को हम क्यों आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? दिवाकर जी, उनको उठना तो खुद पड़ेगा ना, हम्म और उनको यही लोग बढ़ाएंगे जैसा ये अब चल रहा है आंदोलन वहां पर। हम्म ये इसी शक्ल में आएगा जिस शक्ल में पाकिस्तान में वो कोर कमांडर के हम्म घर घुसकर और उसका केक खा रहे थे और उसकी बिरयानी की प्लेट रगड़ रहे थे। हम्म, उसी तरह से ये पहले यूनेस तो सॉर्ट आउट जब कर लेंगे, जी क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? उसके बाद पार्टी रह गई वो उसकी रहमान वाली, जी शी इज टेरिबली सिक। जी। उनका बेटा शायद एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा। फिर पार्टी रह गई जमाते इस्लामी, जो टोटली पाकिस्तान के और इन्फ्लुएंस में है और तुर्की के इन्फ्लुएंस में है। हम्म तो ये सब लोग तो शायद नहीं चाहेंगे यूनेस की सरकार, हम्म और जब ये नहीं चाहेंगे और यूनेस को अटैक करेंगे, और उसके बाद शायद उनका नेक्स्ट टारगेट आर्मी के कैंप्स होंगे। हम्म उस सूरत में आर्मी को अपनी रक्षा के लिए
अपने जो 10-11 डिविजन्स हैं उनका प्रयोग कर कर इनके अगेंस्ट निकलना ही पड़ेगा, और वो एप्रोप्रिएट समय होगा कि हम उनको कुछ सलाह दे सकते हैं। वो जो कहते हैं ना, पॉलिटिकल एंड सिंपैथेटिक हम्म सपोर्ट, हम उनको उस समय दे सकते हैं। और भी कुछ उनको आवश्यकता हो छोटी मोटी वेपन्स वगैरह की, तो सहायता की जा सकती है। और उतने संबंध मेरे ख्याल हमारे हैं, और उतनी अंडरस्टैंडिंग भी मेरे ख्याल में हमारी अब तक बन गई होगी। बन रही है इसलिए क्योंकि और चीफ की मुलाकात जी जी नहीं, कल टेलीफोनिक टॉक हुई है। कल से हो रहा है। जी जी जी। तो इस तरह की अगर कोई स्थिति आती है, तो मैं समझता हूँ कि उस आदमी को खुद अपने आप एक्ट करना पड़ेगा, जिसमें हमारा एक तड़के के तौर पर सपोर्ट दिया जा सकता है। सर मैं एक कदम आगे भी सोचना चाहता हूँ। उसके बाद शायद अगर सब कुछ ठीक चला, तो एक समय आ जाएगा जबकि शेख हसीना बांग्लादेश आर्मी की एडहॉक गवर्नमेंट के को एक डेमोक्रेटिक रूप देने के लिए, जिस तरह यहाँ भी इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर रखा हुआ है पाकिस्तान में, उस तरह की वहाँ की प्रधानमंत्री बनने के लिए वापस जाने की स्थिति बन जाए। तो यहाँ में जी, आप कह रहे थे। मैं ये बात करना चाह रहा हूँ सर कि पूरी तरीके से आवामी लीग को एक तरह से बैन किया, एक तरह से क्या बैन किया ही गया है, क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर नहीं सकती। और ये स्थिति जब बनेगी, जब सेना एक्टिवेट होगी, इसका मतलब है एक वाक्य में कि बांग्लादेश में ये लोकतंत्र के नाम पर जो दिखावा होने जा रहा है फरवरी में, ये हो पाएगा या ये होना चाहिए? इसको लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या राय रखते हैं? मुझे फिलहाल तो इलेक्शन की आशा दिखती नहीं है, और दूसरी डेमोक्रेसी वही होगी जबकि सेना ने जितना वहाँ उग्र लोग हैं इनको शांत कर दिया होगा, कुछ को अरेस्ट कर दिया होगा, कुछ गुरुओं के पास चले जाएंगे, कुछ शायद आईएसआई के और कामों में लग जाएंगे, कुछ स्लीपिंग निकल जाएंगे, कुछ स्लीपिंग सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ स्लीपिंग सेल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। जी हाँ। और कुछ शायद पासा पलट कर नई सरकार की ओर भी चले जाएंगे, क्योंकि बंगाली ऐसा कर सकता है, क्योंकि सर वहां पर जिस तरीके से पार्टी, अब जैसे यही था ये इंकलाब मंच का हादी जो मारा गया, जिसको वहां हीरो की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है, और अभी जो शांति है 24 घंटे की मोहलत दी है, हो सकता है कि कल यानी सोमवार मंगलवार से बांग्लादेश फिर उतने ही वायलेंट पॉइंट पर जाए या बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे। देख रहा हूँ जी, जितना जितना वहां पर ये जो रिटर्न किए जा रहे हैं लोग, रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जितनी जितनी इनकी संख्या बढ़ेगी, ये अशांति उतनी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो अपनी सरकार को कहेंगे कि आप भारत के विरुद्ध तो कुछ क्यों नहीं करते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे कुछ लोग कहते हैं कि आप बांग्लादेश के विरुद्ध तो कुछ नहीं करते। इन सब का मकसद एक है, और ये मकसद है आईएसआई का इतना नहीं जितना सीआईए का। यूक्रेन पर बना दो बांग्लादेश को, और जैसा वहां रूस उलझा है भारत को उलझा दो। यही प्रयास ये चाइना और ताइवान में करना चाहते थे, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ। यही प्रयास ये हमारे देश में करना चाहते हैं, ताकि हमारी बढ़ती हुई जीडीपी, हमारा बढ़ता हुआ ट्रेड, हमारा बढ़ता हुआ आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, और चौथे से तीसरे स्थान पर हमारी इकोनॉमी
जो कुछ हम कोशिश कर रहे हैं उसको ये ब्रेक लगा सकें और हो सके तो रोक सकें। बड़ा गेम प्लान ये वहाँ डेमोक्रेसी की बहाली का नहीं है, बिल्कुल, ये तो मैं भी और मानता हूँ। इनमें से कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो बांग्लादेश का हितैषी है। हम्म, ये बांग्लादेश को पूरी तरह यूक्रेन की तरह बर्बाद कर कर ही छोड़ेंगे। गणेश सर, ये आप देख रहे होंगे कि अमेरिका कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है जिसमें वो कुछ ओपन करे। हम आपको याद दिला दें कि ट्रंप ने एक समय कहा था बांग्लादेश के मैटर को तो भारत देखेगा। हालांकि ट्रंप तब से बहुत बदल गए हैं। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के पहले की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और ट्रंप ने कहा था। उनकी नीतियों में दूरदर्शिता है। हम्म, ट्रंप कैसे भी बिहेव करें हम्म, और कैसे ही वो बयान देते जाते हैं, पर ये जो बातें हैं ये बातें एक नेशनल पॉलिसी में आती हैं, हम्म, और उनकी नेशनल पॉलिसी कंसिस्टेंट है हम्म, ग्लोबली। हम्म, भारत के विरुद्ध तो ठीक है, आजकल रुख लिया हुआ है उन्होंने। हम्म, पाकिस्तान के विरुद्ध उन्होंने कितनी बार ब्लो कोल्ड कोल्ड एंड ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड किया। हम्म, ये तो संगतियां हैं जो कि पॉलिटिक्स में खेलनी पड़ती हैं, परमानेंसी नहीं होती। पर लॉन्ग लास्टिंग पॉलिसी जो है वो समझता हूं मैं कि अमेरिका के लिए भारत किसी भी समय एक बेटर चॉइस है पाकिस्तान के मुकाबले में। और ये अगर दूरदर्शिता देखी जाए तो शायद जो उन्होंने कहा था एक समय वो दिख जाएगा। लगता तो यही है कि ये सारी स्थितियां होंगी, लेकिन कर्नल सर जो कहना चाहते हैं और बराबर जो हार्ट टॉक भारत के मंच से मैं बताने और अपनी आशंका और चिंताओं के माध्यम से जो लोग सवाल करना चाहते हैं उनकी मनः स्थिति में जाकर के सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जबकि ये रक्षा विशेषज्ञ यही मानते हैं कि हमें बहुत एक्टिव तरीके से साइलेंट मोड में हर स्थिति को देखते रहते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि सब चाहते हैं कि भारत आक्रामक दिखे और भारत को आक्रामक नहीं दिखना है। लेकिन वहां लोकतंत्र स्थापित हो जाए यूनिस के मॉडल पर या यूनुस के माध्यम से, वो देश जो भारत के खिलाफ बहुत कुछ खड़ा करना चाहते हैं वो शायद नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेना प्रमुख बांग्लादेश और भारत के सेना प्रमुख के बीच बातचीत हुई है। निश्चित रूप से सेना को एक्टिव होना पड़ेगा और वहां पर वो राष्ट्रवादी ताकतें जो पैन इस्लामिक फोर्सेस प्रभावी हो रही हैं उनको आगे लाने के लिए सेना को आगे आना पड़ेगा। और इट विल टेक टाइम, मतलब ये समय लेगा और तब तक बांग्लादेश की स्थितियां परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल नजर आएंगी। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं एक छोटी सी ब्रीफली कहना चाहूंगा कि हमें जबरदस्त प्रोएक्टिव होना पड़ेगा नॉन मिलिटरीली, और हर तरह के रास्ते से शॉर्ट ऑफ ए मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन की चॉइस तो हमारी जेब में कभी भी है। इट डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग। उसको कभी हो सके तो इवन वेस्ट पाकिस्तान या जो आज पाकिस्तान है उसके साथ निपटाया जा सकता है। बहरहाल ये हमें वेट एंड वॉच। वो कार्यवाही ईस्टर्न कमांड या जो एक नया कोर हमारा वहां बना स्ट्राइक कोर, जिसका उस समय तो गलवान वगैरह के एटमॉस्फेयर में रेजिंग किया गया था, पर मैं समझता हूँ वो कार्रवाई तो कभी भी की जा सकती है। मतलब और मायने साफ है, कर्नल सर यही कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रोएक्टिव होना होगा डिप्लोमेटिक तरीके से। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रवाद है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ तत्वों को ग्रूम करना होगा। और हो सकता है डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड squeezing them in the world without using military force for the time being.
आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने भी सुझाव कमेंट बॉक्स में जा कर के दीजिए, सवाल पूछिए। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल हर टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।